नमस्कार और आपका स्वागत है हार्ट हेल्थ कॉन्वर्सेशंस में। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अचानक बेहोशी या सिनकोपी, क्या ये सिर्फ एक सामान्य घटना है या किसी गंभीर दिल की बीमारी का संकेत भी हो सकती? आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं श्री रमेश कुमार जी, retired as additional chief engineer from Chhattisgarh State Power Generation Company Limited, और उनके कैरियर देखभाल करता उनकी वाइफ श्रीमती पद्मजा जी। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। और हमारे साथ हैं रमेश कुमार जी के डॉक्टर डॉक्टर गौतम नायक, जो सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल लीड स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन प्रोग्राम, डायरेक्टर अपोलो हार्ट वैल्व क्लिनिक, नमस्कार सर। इंद्रप्रस्था अपोलो। थैंक यू शहजाद जी। थैंक यू टू द एप्पल ट्री हेल्थ फाउंडेशन और रमेश कुमार जी और पद्मजा जी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। रमेश जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हार्ट हेल्थ कॉन्वर्सेशंस में आने का समय निकाला। आपने अपनी व्यक्तिगत यात्रा हमारे दर्शकों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपकी अनुमति है, तो मैं और हमारे सभी दर्शक आपकी पूरी कहानी आपके अपने शब्दों में सुनना चाहेंगे। क्या हम अपनी बातचीत शुरू करें? जरूर सर, जरूर। धन्यवाद। अ, र सबसे पहले शहजाद सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं मेरी जो जर्नी है उसके बारे में बाकी सबको भी बता सकूं। बड़ी रोचक है। जी। धन्यवाद जी। रमेश जी, रिटायरमेंट के बाद आपका दिन कैसे बीतता है? आप अपने आप को कैसे एक्टिव रखते हैं? और अपने परिवार और अपनी डेली रूटीन के बारे में हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। शहजाद सर, ऐसा है कि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। खेलकूद में काफ़ी रुचि रही है मेरी, और मैं बैडमिंटन प्लेयर, अच्छा प्लेयर रहा हूँ, और अभी तक खेलता रहा। और अब मैं रिटायर होने के पश्चात मैं सन 2022 मार्च में रिटायर हुआ हेड ऑफिस रायपुर से। उसके पश्चात मैं बिलासपुर में सेटल हो गया। यहाँ हमारे अपार्टमेंट में बैडमिंटन कोर्ट है, लेकिन आउटडोर वाला है, जबकि मुझे इंडोर में खेलने की आदत है। बट यहाँ पे टेबल टेनिस की फैसिलिटी है। और यहाँ पे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स और भी हैं, जो मेरे साथ उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है, वो सब टेबल टेनिस खेलते हैं। उन सब ने मुझे टेबल टेनिस के लिए इनवाइट किया, तो मैं तब से टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और देखिए, ऐसा है कि मैं सुबह योगा करता हूँ सर। सुबह करीब 45 मिनट का योगा रहता है, और उसके बाद तैयार होने के बाद ऑफिस टाइम पे तैयार हो जाता हूँ मैं। वो जो वर्षों से आदत है, वैसी आदत है, 10:30-11 बजे तैयार हो जाता हूँ। तैयार होने के बाद हमारी मैडम कुछ होमवर्क देती है मुझे। वो होमवर्क सब निपटा लेता हूँ। उसके पश्चात एट ईज रहता हूँ मैं। घर में टीवी देखना, मैगजीन्स पढ़ना, यूट्यूब यूट्यूब में बड़े रोचक विषय पे, हर विषय पे जानकारी मिलते रहती है, तो वो सब देखता रहता हूँ मैं। लंच नॉर्मल टाइम में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच होने के पश्चात थोड़ा आराम करता हूँ। शाम को फिर हम शाम को जी। खेलते हैं टेबल टेनिस, और वो मेरा सबसे प्रिय समय रहता है। शाम को 7 बजे से करीब 8:30 पौने 9 बजे तक के, क्योंकि खेलने के बाद हम बैठ के सभी मित्र गप्पे भी मारते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। और बड़े हँसते-गाते मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है। और ठीक। आगे जो 6 जी, फरवरी 2024 को हुआ, वो थोड़ा-सा मेरे जी, जी। लाइफ़ में थोड़ा-सा खलल जैसा हुआ। उस विषय पे बात करेंगे आपसे सर, चर्चा जी करेंगे हाँ, जी उसके हाँ। बारे में। तो
वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप एकदम एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं अपने पैशंस इवन आफ्टर बीइंग रिटायर्ड, सो वेरी नाइस एंड यू लुक वेरी हेल्दी एंड दैट्स kudos टू यू सर। तो मेरा आपसे सवाल पहला है कि इस घटना से पहले आपकी सेहत कैसी थी? क्या आपने कभी सोचा था कि आपको दिल से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो सकती है? सर मैं थ्रू आउट लाइफ हेल्दी लाइफ लीड किया हूँ मैं, काफ़ी हेल्दी रहा हूँ मैं। और जैसा मैंने बताया कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे हार्ट साइड से कोई प्रॉब्लम आएगा। हाँ, हालाँकि मुझे बीपी एंड डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है जिसकी दवाइयाँ लेता हूँ और उसके साथ पूरी तरह कंट्रोल में। और मैं एक्टिव लाइफ लीड कर रहा हूँ और मैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ है मेरी और खान-पान भी काफ़ी संतुलित रहता है। तो मैं क अच्छा मेरा बॉडी मास इंडेक्स भी एकदम अच्छा है। मेरे हाइट के अकॉर्डिंग वेट है, सब कुछ बढ़िया है। जी, और हार्ट के तरफ से कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जब मैं रिटायर होता था, रिटायर होने के पहले मैंने अपने कंपनी के डॉक्टर से कहा कि मेरा थॉरो चेकअप कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उनने सब चेकअप किया, सब बताया कि बोले आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं पूरी तरह संतुष्ट था और मैं ओके, नॉर्मल लाइफ भी लीड कर रहा हूँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब पीछे मुड़ के देखें तो क्या आपको याद है कि सबसे पहले कौन-सा से लक्षण महसूस होने शुरू हुए थे? सर ये तो अ, सन 2024 जी, मुझे डेट अच्छे से याद है 6 फरवरी। मैं टेबल टेनिस खेल रहा था और ऐसा होता है कि खेलते-खेलते आप कई बार बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। उस समय 2 मिनट थोड़ा-सा ब्रीथिंग थोड़ी-सी हेवी हो जाती है, ब्रेथलेसनेस लग सकता है, तो आप 2 मिनट थोड़ा-सा रुक जाएँ और उसके बाद आप रीगेन कर लेते हैं और उसके बाद वापस खेलने लगते हैं। ऐसा ही उस दिन हुआ मेरे साथ। ऐसा लगा कि मैं साँस नहीं ले पा रहा हूँ और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो मैं थोड़ी देर रुक गया, टेबल पे हाथ रख के खड़ा हो गया और मेरे को लगा कि 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा। मेरे साथ जो खेल रहे थे, उनने भी देखा और वो भी रुक गए। लेकिन थोड़े ही देर में मुझे लगा कि मैं कुछ प्रॉब्लम है, खड़ा नहीं रह सकता। मैं तुरंत आके चेयर में बैठ गया और जैसे ही चेयर में बैठा और तुरंत मैं अनकॉन्शियस हो गया और इसे बाद में मुझे हमारे डॉक्टर ने बताया कि इट इज़ कॉल्ड ब्लैकआउट। अनकॉन्शियस हो गया फॉर फ्यू सेकंड्स और मुझे कुछ भी पता नहीं। लकीली हमारे साथ हमारे एक मित्र हैं जो रिटायर्ड एसईसीएल से चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे हैं वो भी थे, वो भी खेल रहे थे। तो उन्होंने मुझे सँभाला उस समय, लेकिन थोड़ी देर में मुझे होश आ गया और जब होश आया मुझे, तो मुझे ऐसा ओके, लगा कि मैं जैसे गहरी नींद से उठा हूँ। तो उस समय जो डॉक्टर साहब थे, अच्छा, उन्होंने देख के बताया कि ये जो ब्लैकआउट हुआ है, ये डिज़ायरेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तुरंत ही अगले दिन मेडिकल चेकअप कराइए। आप ब्रेन एमआरआई कराइए और हार्ट चेकअप भी कराइए। ये दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है, ऐसा कहा। तो उसके बाद जब मुझे होश आ गया, हालाँकि उसके बाद मैं खेला नहीं, लेकिन मैं बैठा रहा वहाँ पे और पूरी तरह नॉर्मल हो गया। उसके बाद साँस भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, कोई डिज़ीनेस नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया था। और मैं आराम से घर आया, घर आके मिसेज़ को बताया ऐसा हुआ है, फिर आराम से खाना खाया, आराम से सोया। तो मतलब उसके बाद मुझे ज़रा भी कोई परेशानी नहीं। तो फिर ओके। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और फिर मैं तो प्लान बनाया कि अगले दिन मैं जाके जी, डॉक्टर के पास जाके ये चेकअप वगैरह कराऊँगा। ओके। सो उससे पहले जैसे आपने बताया आपको पहले कभी ऐसे जी, कोई लक्षण नहीं आए थे जब ये आप 2024 में जो आपको ये वाकया हुआ आपके साथ, सिर्फ उससे पहले जी। अभी कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है।
रमेश जी, फिर आप ये बताएँ, जब आपको होश आया, जी। जैसे आपने बताया अभी, तब आपके मन में सबसे पहले विचार क्या था? ये बड़ा मेरे लिए एक विचित्र एक्सपीरियंस था सर, क्योंकि ऐसा ओके, कभी हुआ नहीं मेरे साथ, तो बड़ा जी। अजीब लगा मुझे और हुँ, थोड़ी चिंता भी हुई कि ऐसा क्यों हुआ? और फिर मैं बोला ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, मैं अगले दिन जाके सब चेकअप करा लेता हूँ और जो भी है देखा जाएगा फिर। बट मेरे साथ अच्छी चीज़ ये है कि मैं बड़े पॉजिटिव थिंकिंग वाला हूँ और मुझे उस समय यही विचार आया कि भई अब तक हेल्दी लाइफ लीड कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है मोमेंटरीली कुछ हुआ होगा, ज़्यादा थक गया हूँगा या जो भी हुआ है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। कल मैं चेकअप करा लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। बस यही वो था। ठीक। धन्यवाद रमेश कुमार जी। आपकी कहानी से ये समझ आता है कि कई बार एक सामान्य से लगने वाली बेहोशी भी किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। जी हाँ। आइए अब समझते हैं कि डॉक्टर की नज़र से ये ऐसी स्थिति को वो कैसे देखते हैं। डॉक्टर गौतम, क्या आपके अस्पताल में अक्सर ऐसे मरीज़ आते हैं जिन्हें अचानक बेहोशी की शिकायत होती है या हुई हो? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने शहज़ाद। डेफ़िनेटली ऐसे मरीज़ हमारे पास बहुत बार आते हैं, जिनको बेहोशी या एटलीस्ट पहला सिम्पटम या पहली बार बेहोशी एक्सपीरियंस हुई हो। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे कि रमेश कुमार जी ने भी उल्लेख किया था, कि या तो ये ब्रेन की तकलीफ हो सकती है या तो ये हार्ट रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, और इन दोनों को का विश्लेषण करके हमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है। हार्ट रिलेटेड जो बेहोशी होती है, वो 2 या 3 कारणों से अमूमन होती है। उनमें से एक प्रमुख कारण है हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो। जैसे हार्ट रेट अचानक स्लो हो जाए, या फिर हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम इतनी स्लो पंप करे कि सिग्नल पंपिंग के लिए पर्याप्त ना हो, और वो पंपिंग ब्रेन में खून सप्लाई करने के लिए पर्याप्त ना हो। तो ये पहला लक्षण है। तो इसके लिए हम 24 घंटे का ईसीजी या होल्टर मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है ऑब्स्ट्रक्टिव वाल्व की प्रॉब्लम्स। जैसे अगर खून का प्रवाह ब्लॉक हो जाए वाल्व की इश्यूज की वजह से, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो हार्ट के प्रमुख पंप को, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, उसको एओर्टा जो महाधमनी होती है, उसके अंदर खून का प्रवाह ना हो, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, या कोई किसी भी तरह की मसल ऑब्स्ट्रक्शन हो या वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन हो, इसको आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस कहते हैं या लीशंस कहते हैं। ये वाल्व की वजह से हो सकता है, जैसे मैंने कहा, मसल्स की वजह से हो सकता है। और तीसरा प्रमुख कारण है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसका मतलब है ये अमूमन स्टैंडिंग पोजीशन में होता है जब अ, इंसान कुछ काम कर रहा होता है। देखिए, होता क्या है कि खून का प्रवाह जो है हमारे पैरों से राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, और वही खून सर्कुलेट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से करता है। तो जो अगर खून राइट साइड में आए ही ना, या उतनी पर्याप्त मात्रा में ना आए, तो हमारा जो पंप है वो नॉर्मल होके भी उतना खून आगे नहीं भेज सकता पूरे शरीर। तो इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसके लिए कहते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो महाधमनी होती है, एओर्टा या आगे के पल्सेस, उसकी पल्स लो रहती है, और ब्रेन तक, जो कि शरीर का टॉप कमरा जिसको हम कहेंगे, वहां तक खून नहीं पहुंच ओके। पाता। जैसे आप बिल्डिंग की पाइप्स देखते हैं प्लम्बिंग हुँ, की, वो ऊपर तक आपको खून नहीं पहुंचा पाती। तो तीन प्रमुख कारण संक्षेप में ये है। एक तो इलेक्ट्रिकल ओके, प्रॉब्लम्स हार्ट ओके। की, दूसरी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स, और तीसरी जो होती है वो कार्डियोवास्कुलर वैस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम। ये तीन प्रमुख हार्ट और वैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बेहोशी जी, के तो कारण डॉक्टर होते हैं। साहब, ये जो मुझे समझ में आया है कि ये 3 कारण की वजह से
मस्तिष्क में अगर खून का प्रवाह तो चांसेस ऑफ फेंटिंग इज इनएविटेबल, मतलब जी, ये जी, हो सकता है। जी। तो क्या हर बेहोश होना सामान्य होता है, या ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है? देखिए बेहोशी एक बहुत ही अलार्मिंग सिम्पटम है। ये अमूमन अगर कोई बेहोश होता है तो ये सामान्य हो ही नहीं सकता है। इसका विश्लेषण करना, इसका इवैल्यूएशन करना किसी भी डॉक्टर के लिए अनिवार्य है। पहले बेहोशी जैसे मैंने कहा कि ये तो 3 हार्ट रिलेटेड बेहोशी या कारण हो सकते हैं। अगर हम मस्तिष्क की बात करें या ब्रेन की बात करें तो बहुत सारे और कारण हो सकते हैं जिससे कि मनुष्य बेहोश हो सकता है। तीसरी जो कारण है अगर डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर हम देखें तो अगर शुगर लेवल्स अगर उनके कम है तो बेहोशी का ये एक और कारण हो सकता है। तो ऐसे प्रमुख कारण हैं, लेकिन आपके प्रश्न ये रहा कि ये सामान्य है, ये बिल्कुल भी हाँ, सामान्य नहीं है। किसी का भी बेहोश होना एक डॉक्टर को बड़ा अलार्म कर सकता है और इसका ओके। विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। तो डॉक्टर नायक, सबसे पहले हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताएं कि एओर्टिक वाल्व क्या होता है और ये हमारे दिल में क्या काम करता है? जी तो हमारे शरीर में हार्ट के अंदर 4 प्रमुख वाल्व होते हैं। अच्छा ये वाल्व करते क्या है? वाल्व अ, का प्रमुख फंक्शन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो होता है। माने खून का प्रवाह हार्ट के अंदर एक ही दिशा में हो और उल्टी दिशा में ना जाए। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, हार्ट के 4 वाल्व्स होते हैं। राइट साइड में 2 होते हैं और लेफ्ट विभाजन जो होता है उसमें 2 होते हैं। राइट साइडेड वाल्व्स होते हैं ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी, लेफ्ट साइडेड वाल्व्स होते हैं माइट्रल और एओर्टिक। अब इसमें जो एओर्टिक वाल्व की प्रमुख इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये जो गंगोत्री है पूरे शरीर में खून सप्लाई करने का। क्योंकि ये कनेक्शन जो है ये बैठता है जिसकी लोकेशन है हार्ट के मेन पंप जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और महाधमनी एओर्टा। तो इसके बीच के जो दरवाजे को एओर्टिक वाल्व कहते हैं और बेहोशी का सिम्पटम सबसे कॉमनली एओर्टिक स्टेनोसिस या ये जब वाल्व संकुचित हो जाती है इसका एरिया जब कम हो जाता है तो खून का प्रवाह पंप के थ्रू जो महाधमनी है उसमें नहीं जाता है और ये डायरेक्टली सारे ही जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको अफेक्ट करता है। लेकिन एओर्टिक स्टेनोसिस की एक खास बात ये है कि बड़े पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत देर तक कोई सिम्पटम्स नहीं दिखाते जब तक ये वाल्व बहुत सीवियर ना हो। जब ये सीवियरिटी इसकी आ गई है या सिम्पटम अगर पेशेंट को होने लग गया है, 3 प्रमुख सिम्पटम्स होते हैं इनके। एक होता है छाती में दर्द होना, दूसरा होता है सांस में दिक्कत आना और तीसरा होता है बेहोश होना। इन तीनों में से कोई भी सिम्पटम यदि आ जाए और इकोकार्डियोग्राम में एओर्टिक स्टेनोसिस डायग्नोस हो गया है, तो अमूमन ये सीवियर स्टेज पे ही होता है। माइल्ड और मॉडरेट स्टेजेस पे सिम्पटम्स बिल्कुल नहीं होते और सीवियर स्टेज में भी लेट स्टेजेस में सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं। तो जैसे कि रमेश कुमार जी ने कहा कि सडनली वो खेलते-खेलते बेहोश हुए या इसको एफर्ट सिनकोपी कहते हैं। तो खेल रहे थे वो जिसका मतलब है जब वो खेल रहे थे उनके हार्ट को ये चाहिए था कि ज़्यादा खून प्रोवाइड करे, हार्ट रेट बढ़ गई होगी और ये जो उन्होंने सिम्पटम एक्सपीरियंस किया है ये लैक ऑफ ब्लड की वजह से, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम। ओके, ओके। तो डॉक्टर, अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ी थकान है, उम्र का असर है या कमजोरी होगी। हुँ। कब हमें समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ थकान नहीं, बल्कि दिल की किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है? जी, धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। होता क्या है कि दिल के सिम्पटम्स 3-4 ही हैं और वो किसी एक वाल्व तक सीमित नहीं। जैसे मैंने कहा बाकी भी हार्ट में इश्यूज़ होते हैं जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है या दिल की नलियों में खून का प्रवाह आपने हार्ट अटैक्स के बारे में सुना होगा। वाल्व डिसऑर्डर्स, हार्ट मसल डिसऑर्डर्स, हार्ट के जो नलियों में प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इनके सिम्पटम्स अमूमन सिमिलर होते हैं। तो जब कोई ऐसा सिम्पटम हो, सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन। माने आपको उसको इवैल्यूएट या उसका विश्लेषण करना अनिवार्य है और किसी भी स्टेज पे ऐसी
ऐसे प्रॉब्लम्स को हल्के में ना लिया जाए। जैसे कोई हाँ, अगर कोई कहता है कि मुझे थोड़ी-सी एसिडिटी वाली पेन है, तो आप जो है वो सीरियस कॉज़ेज़ को पहले रूल आउट कीजिए, या मतलब जो सबसे घातक या जानलेवा प्रॉब्लम है उसको या सीरियस को इग्नोर ना कीजिए। तो अगर पब्लिक में मैसेज जाना है तो ये होगा कि कोई भी ऐसे सिम्पटम को जो हमने लिस्ट किए हुए हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, साँस लेने में दिक्कत आना, छाती में दर्द होना, बेहोशी होना, कभी-कभार पैरों में सूजन आ जाती है, तो ये कॉमन हार्ट डिज़ीज़ के सिम्पटम्स हैं। इनको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। एकोकार्डियोग्राफी आजकल ऑलमोस्ट हर शहर में अवेलेबल है, बहुत आसानी से अवेलेबल है, पेनलेस प्रोसीजर है, एक अल्ट्रासाउंड ही करना है, जिससे आपको ये सारे प्रॉब्लम्स स्पेशली हार्ट वाल्व डिज़ीज़ के लिए जो जी, प्रमुख टेस्ट है वो एकोकार्डियोग्राम। थैंक यू। रमेश जी, मैं आपकी बीमारी की पहचान से लेकर जाँच तक की पूरी यात्रा आपके अपने शब्दों में सुनना चाहूँगा। बेहोश होने के बाद आपकी मेडिकल यात्रा कैसे शुरू हुई? सर मैंने जैसे आपको बताया, मैं काफ़ी पंक्चुअल हूँ और सिंसियर हूँ। किसी चीज़ को बहुत लाइटली नहीं लेता, हर चीज़ को मैं सीरियसली लेता हूँ। तो मैं जब बेहोश हुआ उसके बाद मुझे होश आ गया, सब ठीक रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, जो साथ में थे मेरे, कि आप तुरंत चेकअप कराइए। ये करीब 8 बजे की बात है रात को। तो अगले दिन मैंने प्लान किया कि हमारे जो कंपनी का डिस्पेंसरी है यहाँ पे, वहाँ पे डॉक्टर के पास जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा। वैसे ही सुबेरे मैं गया उनके पास और उन्होंने मुझे चेक किया, ईसीजी लिया। ईसीजी में ही उनको प्रॉब्लम दिखा। उनने तुरंत जैसे डॉक्टर गौतम ने कहा, उनने इकोकार्डियोग्राम सजेस्ट किया, आप कराइए। और साथ में ब्रेन का एमआरआई भी करा लीजिए, दोनों करा लीजिए। तो मैं जाके तुरंत ये करा लिया। बिलासपुर काफी बड़ा शहर है, यहाँ पे डीएम कार्डियोलॉजी भी है, उनके पास गया, इको करवाया, एमआरआई करवाया ब्रेन, उसमें कुछ नहीं मिला। लेकिन इसको इको टेस्ट होते ही डॉक्टर साहब ने देखा, उनने तुरंत बताया कि आपके वॉल में, एओर्टिक वॉल में प्रॉब्लम है, सीवियर कैल्सिफिकेशन हो गया है, दिस हैज टू बी रिप्लेस्ड, इसको बदलना पड़ेगा। तो अब ये तो हमारे कंपनी के डॉक्टर साहब ने भी बता दिया था कि ऐसा सस्पेक्ट है, और इको में क्लियर हो गया, उनने बताया। तो मैंने उनसे यही कहा कि साहब कितना सीरियस है, कितने जल्दी कराना पड़ेगा मुझे। आपने कहा कि वॉल रिप्लेस कराना है, तो कितने जल्दी कराना पड़ेगा। तो उनने बताया कि है तो सीरियस, आपको डिले नहीं करना चाहिए, लेकिन एकदम इमरजेंसी भी नहीं है, लेकिन आप तुरंत करा लीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। उनने बताया कि बिलासपुर में भी ये फैसिलिटी है, हम भी करते हैं ये। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं थोड़ा फैमिली में कंसल्ट कर लेता हूँ, आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं सेकंड ओपिनियन लेने के लिए रायपुर चला गया। रायपुर हमारा हेड ऑफिस है, और वहाँ पे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मेरे मित्र हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डीएम कार्डियोलॉजी है वो। उनके पास गया, उनने भी इको टेस्ट किया, उनने भी कंफर्म किया कि यस, इस वॉल को बदलना पड़ेगा आपको तुरंत। और उनने ये बताया कि इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आप डिले भी मत करिए ना अवॉइड करिए, विद इन ए मंथ आप आपको जहां अच्छा लगता है वहां जाके करा लीजिए। मैंने उनसे परामर्श लिया कहाँ ठीक रहेगा, क्या रहेगा, तो उन्होंने बताया कि बेहतर है आप दिल्ली चले जाइए, किसी भी अपोलो हॉस्पिटल में ये अच्छे से हो जाता है। तो आपकी मुलाकात डॉक्टर नायक से कैसे हुई फिर? उसके लिए जी, मेरी डॉटर इंस्ट्रूमेंटल है इसके लिए। क्या है कि ओके। अब जब क्लियर हो गया कि मुझे वॉल रिप्लेस कराना है, तो फिर हमारे डॉक्टर्स ने ही बता दिया कि आपको ओपन हार्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल नया प्रोसीजर आया है, टावी प्रोसीजर, टावी, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल इम्प्लांटेशन, ये आ गया है, तो वो करा लीजिए, वो बड़ा अच्छा रहता है। तो अब ये प्रोसीजर कहाँ है, ये सब पता लगाना, अब मैंने ये सब मेरी डॉटर को ये जिम्मा दे दिया, भाई तुम पता लगाओ कौन से अच्छा। हॉस्पिटल अच्छे हैं, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं। तो उसने सब जी, कुछ जी। सर्च किया,
उसने बताया कि वेरी गुड। चेन्नई, अपोलो चेन्नई, ये सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, और उसके बाद ये अपोलो इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, ये जी, अच्छा हॉस्पिटल जी। है। तो मैंने कहा कि दिल्ली अपोलो हमको सूट करता है, जी, जी, जी। लॉजिस्टिक्स वगैरह हर हिसाब से। और उसके बाद जी। फिर वहाँ, अब जब वो हॉस्पिटल फिक्स हो गया, तो उसके बाद फिर डॉक्टर, तो वो भी मेरी डॉटर ने ही पूरा सब कुछ देखा, उसमें डॉक्टर गौतम को उसने सेलेक्ट किया। ये चीज़ मैं डॉक्टर वेरी गुड, वेरी गौतम को भी बताया मैंने। जी, जी। तो जब आपको बताया गया कि आपके एयोर्टिक वॉल्व में गंभीर समस्या जी। है तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, है ना? जी। सो बड़े-बड़े मशीन्स जो हैं, मैं पावर जनरेशन में था, तो बॉयलर्स, टरबाइन, बड़े-बड़े इक्विपमेंट्स हैं। तो अब हमारी जो बॉडी भी है, ये भी एक मशीन है, राइट? हुँ, सो हर मशीन जो चलते रहती है, उनके पार्ट्स में प्रॉब्लम आता है। अब क्यों आता है, क्या हुँ, होता है, ये बात की बात है, लेकिन प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आने के बाद सबसे पहला ये रहता है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि ये प्रॉब्लम आया है। अब उसको कैसे ठीक जी। करना है, ये प्लान करिए। उसके बाद उस डिफेक्टिव पार्ट को निकालिए और हुँ, हुँ। सही पार्ट को लगाइए। यही रहता है, जैसा मशीनों में रहता है, वैसे ही बॉडी के लिए भी है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहला, आपको कुछ होता है तो आप यदि एक्सेप्ट करते हो, तभी ठीक रहता है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भई मेरे साथ ये हो गया है, अब मुझे रिप्लेस कराना है वॉल्व। अब मुझे सबसे बढ़िया कहाँ रहेगा, ये देखना है। और ये मैं सीधा जी, फिर अपोलो इंद्रप्रस्थ, डॉक्टर गौतम, इनके पास पहुँचा। और दिल्ली में मेरे रिलेटिव्स हैं, तो मुझे वहाँ सुविधा थी, तो इसलिए वहाँ चूज़ किया, वहाँ पहुँचे। और डॉक्टर साहब के पास जब हम पहुँचे, मैं, मेरी मिसेज़, और लकीली उस समय मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ वो भी थे। हम लोग सब तीनों पहुँचे। उसके बाद हम करीब 2 ढाई घंटे बैठे डॉक्टर साहब के पास, और 2 ढाई घंटे में डॉक्टर साहब से इतने प्रश्न किए हमने कि जी। मतलब हो सकता है डॉक्टर साहब परेशान हो गए होंगे, लेकिन इनने बड़े पेशेंस के साथ एक-एक प्रश्न का बड़ा अच्छे से रिप्लाई दिया। उससे क्या है कि थोड़ी बहुत मुझे देखिए, अब ऐसा है कि ऑपरेशन होना ये तो तय है, तो ऑपरेशन है तो थोड़ा बहुत डर तो लगेगा। लेकिन जी, इनके इनसे जो डॉक्टर गौतम से मिलने के बाद पूरा डर निकल गया मेरा, पूरी तरह से। अच्छा। ख़ैर से एक बात आई मेरे ज़हन में, मैं इनफैक्ट पद्मजा जी से ये सवाल करना माँगूँगा मैम हुँ। अ, उस समय आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? मैं तो जब पता चला इनके एयोर्टिक वाल्व में ये चेंज होगा, हार्ट की सर्जरी होगी इनकी, हाँ, तो सबसे बड़ा आपके मन में क्या डर था? मुझे तो सच में मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। बट जब वहाँ गए अपोलो हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ जब गए, जब डॉक्टर नायक उनसे मिली, उनका जी, जिस तरह से उन्होंने समझाया, बताया, उसके बाद थोड़ी-सी हिम्मत आई मेरे में। बट जब तक इनकी सर्जरी होके आईसीयू में जब तक इनको नहीं देख लिया, तब तक मैं मतलब बहुत डरी हुई थी। बट इन्होंने जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिलाया, तो बिना रोए चुपचाप बैठी थी बाहर बस में। ओह! अच्छा जी, मतलब इतने अच्छे ठीक है, से वेरी बताया नाइस। था इन्होंने कि बिल्कुल मत जी, घबराइए, सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बट मैं ये तो बिल्कुल निश्चिंत थे, तो आराम से चले गए थे टाटा बाय करके कि हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बट बाहर जो हम बैठे थे, मैं, मेरे दामाद, मेरे भाई, तो मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं। बहुत लेकिन ज़्यादा डॉक्टर डर साहब था। ने बहुत अच्छे से किया, स्वाभाविक है मैम। बहुत जी, बढ़िया। जी। तो मैं सवाल करूँगा डॉक्टर गौतम नाइक से। डॉक्टर, जब आपको एयोर्टिक वाल्व की बीमारी का संदेह हुआ जो डायग्नोसिस ने कंफर्म किया करने के लिए तो आपने कौन से टेस्ट इनके कराए? इनमें से सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट कौन-सा था और उससे आपको क्या पता चला? जी, जी। सो सबसे पहले तो इनकी बात सुन के मुझे ये कहना है कि ये स्वयं ही इतने अच्छे हैं कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इनको। ये मेंटली काफ़ी मोटिवेटेड थे। और जैसे मैडम ने बताया कि हर मरीज़ जो पेशेंट के पास आता है, पहला काम उनको एटलीस्ट ये समझाना होता है कि
सॉल्यूशन है, अवेलेबल है और इसका हमें प्रयोग करना चाहिए और चीज़ें ठीक हो जाएँगी क्योंकि मरीज़ जब पेशेंट के पास आता है तो बहुत सारी एंग्ज़ायटी लेके आता है। कमिंग बैक आपके जो प्रश्न के ऊपर कि टेस्ट और क्या करने थे, देखिए उन्होंने इकोकार्डियोग्राम कर लिया था, तो जिसको हमने हमारे हॉस्पिटल में सेंटर से एको में कन्फर्म किया कि इनको सीवियर वाल्व संकुचित है और सीवियर एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है। अभी आपने कहा ये जो एको टेस्ट हुआ इनका ये मतलब इसमें श्योरिटी हो गई थी। यही सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट था इनके जाँच मापने के लिए कि ये एओर्टिक स्टेनोसिस की इश्यू है। तो आपको कब लगा कि अब केवल निगरानी नहीं बल्कि इनका इलाज ज़रूरी है? जी देखिए जब आप एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस एको पे देखते हैं, तो उसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होता है या जो ग्रेडिएंट जिसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडिएंट उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि एक तो 2 चीज़ें होती हैं, ये तो सिम्पटम्स लेके आए थे। यदि जैसे मैंने जी। पहले भी कहा था पॉडकास्ट में कि यदि कोई पेशेंट एओर्टिक स्टेनोसिस का सिम्पटम्स ले आए आपके पास तो ऑलरेडी सीवियर स्टेज में। दूसरा सीवियरिटी न्यूमेरिकल होती है, जो एको पे आपको वैल्यूज़ दिखते हैं। तो दोनों ही तथ्यों पे इनकी जो वाल्व की सीवियरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा ये डायग्नोसिस वो बिलासपुर और बाकी जगहों से लेके हमारे पास आए थे, तो गुंजाइश कुछ नहीं थी, सिर्फ़ ये था कि अगर इस हॉस्पिटल में प्रक्रिया होनी है, तो हमारे लिए एक रेफ़रेंस बेस भी बन जाता है रिकन्फर्मेशन का। और दूसरी चीज़ जब हम करते हैं ये प्रोसीजर तो ऑब्वियसली प्लानिंग के लिए सीटी की आवश्यकता रहती है, तो उसके बारे में ओके, मैंने बात की और इनके मन ओके, में कई सवाल थे कि प्रोसीजर कैसे होता है और क्या करते हैं और इसके रिस्क्स और बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं, तो उसके बारे में बात हुई थी। जी। रमेश जी जब डॉक्टर गौतम ने कहा कि अब इलाज करवाना ज़रूरी है, उस समय आपके मन में सबसे पहला ख़्याल क्या आया? मैं डॉक्टर गौतम से मिलने के बाद पूरी तरह आश्वस्त था कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा। पूरा पॉज़िटिव थिंकिंग थी मेरी और मैंने डॉक्टर साहब से यही पूछा था, उनको बताया भी था कि साहब मैं खेलता हूँ, तो मेरा ये ऑपरेशन होने के बाद मैं कितने जल्दी फिर खेल सकूंगा, यही पूछा था मैंने इनसे। तो मैं पूरी तरह से पॉजिटिव माइंडेड था कि एकदम ठीक हो जाएगा, मुझे चिंता बिल्कुल नहीं थी। एक अच्छे हॉस्पिटल में आ गया हूँ, अच्छे डॉक्टर के पास आ गया हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस था और डॉक्टर साहब ने पूरी तरह एश्योर किया था इनसे मिलने के बाद मुझे जरा भी टेंशन नहीं था। तो बिल्कुल मुझे कोई चिंता नहीं थी कि आराम से हो जाएगा और थोड़ा लग रहा था कि पेन वगैरह होएगा, तो उसमें फिर डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको हम पूरा मीन्स एनेस्थीसिया फुल बॉडी एनेस्थीसिया नहीं देंगे, आपको थोड़ा होश रहेगा, पता होते रहेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि मुझे होश नहीं चाहिए, मुझे बढ़िया फुल बॉडी एनेस्थीसिया दिया जाए और उसके बाद आप अपना काम करिए और उसके बाद मैं उठूँगा और वैसे ही हुआ। पूरा ऑपरेशन होने के बाद जब मेरी होश आया, तो देखा डॉक्टर साहब कुछ फिनिशिंग टचेस कर रहे थे। बैठे थे, पूछा मैंने उनसे पूछा, "हो गया?" बोले, "हाँ, हो गया।" "अच्छे से हो गया?" "हो गया।" बस यही था। नोट मैं डॉक्टर गौतम नाइक से एक पूछना माँगता हूँ कि रमेश जी के लिए इलाज के कौन-कौन से विकल्प ऑप्शंस उपलब्ध थे? जब ये आपके पास आए और आपने इनका डायग्नोसिस किया, तो कौन-कौन से थे इनके ऑप्शंस? जी देखिए जब इनको हमें पता चला कि इनको सीवियर एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है, तो आधुनिक प्रक्रिया या मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कम काम करती है इस कंडीशन जैसे इन्होंने पहले भी कहा था कि वाल्व रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन है इस परिस्थिति के लिए। दवाइयों से बहुत इसका इलाज हो नहीं सकता एज़ थिंग्स स्टैंड राइट नाउ अब जहाँ तक हमारी मेडिकल साइंस पहुँची हुई है। बाकी वाल्व्स की प्रॉब्लम्स जो होती है, जहाँ वाल्व लीकेज वगैरह होती है, तो इनिशियली आप मेडिसिन से उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन सीवियर एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कारगर साबित नहीं हुई है। तो वाल्व रिप्लेसमेंट के इन्होंने जो तरीके पूछे, तो इनमें 2 तरीके थे। पिछले 50-60 सालों से ओपन हार्ट सर्जरी एकमात्र ऑप्शन रहा है। जी। अम, ये जो पहला ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व हुआ था आज से तकरीबन 24 साल पहले 2002 में फ्रांस में पहली बार इसका जी, इजाद जी। हुआ था।
प्रयास बहुत टाइम से चल रहे थे कि किसी तरह एनिमल एक्सपेरिमेंट्स और इससे, लेकिन शुरुआती दौर जो फर्स्ट इन ह्यूमन हुआ था वो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे था। इसकी एक मजेदार चीज ये है कि क्योंकि पहले सर्जरी ही डोमिनेट करती थी इस फील्ड में, तो ये जो ट्रांस कैथेटर ऑप्शंस थे वो उन्हीं में यूज किए जाते थे जहां पे सर्जरी बहुत हाई रिस्क या सर्जरी का ज्यादा पॉसिबिलिटी ना हो। तो बहुत या डिफिकल्ट एनाटमीज में या कंपैशनेट यूज ग्राउंड्स पे, या उन्हें लग रहा है कि और कोई विकल्प बचा नहीं, सर्जन सर्जरी नहीं करना चाहता इसके ऊपर, तो इसको हम हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में पहले ये इजाद हुआ। फिर जैसे ट्रायल डेटा आया तो अम, एकदम सीवियर रिस्क में कैटेगरी, जो अगर आप रिस्क कैलकुलेटर्स जो होते हैं सर्जिकल रिस्क के, तो उसके डेटा में आया। फिर धीरे धीरे चल के और डेटा इमर्ज हुआ जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट रिस्क में आया, और अब 2018 से तकरीबन 8 साल पहले दो ट्रायल्स जो अलग अलग वायल्स में इजाद हुए, उसके मुताबिक लो रिस्क के अंदर भी ये प्रोसीजर या प्रक्रिया की जा सकती है, इक्वली लो रिस्क, और पेशेंट ओके। 65 के ऊपर होना चाहिए। तो मेरा सवाल है, रमेश कुमार जी के लिए टावी की सलाह क्यों दी गई? उनके मामले में ये सबसे उपयुक्त इलाज क्यों था? तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, इनको इनकी कंसल्टेशन काफी लंबी चली थी और दोनों विकल्प डिस्कस हुए थे इनके साथ में, ओके। क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे बेंच पे थे, और काफी सारा रिसर्च ये खुद स्वयं करके आ चुके थे ओपन सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में, ट्रांस कैथेटर प्रोसीजर्स के बारे में। तो इनके प्रश्न जो थे इन्हीं दो प्रोसीजर्स के साथ जुड़े हुए थे। फिर ओके। हमें कुछ एनिमेशंस और कुछ ड्राइंग्स करके उनको दिखाना पड़ा कि ये पॉसिबिलिटी इस वाले प्रक्रिया में होती है, और सर्जिकल प्रक्रिया ऐसी होती है, इनमें फर्क क्या है। अम, और ऑब्वियसली जो बाकी कॉस्ट, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, रिस्क्स, बेनिफिट्स जो होते हैं, इस प्रोसीजर में कितना रिस्क है, स्ट्रोक का कितना रिस्क है, पेसमेकर की कितनी आवश्यकता पड़ सकती है, और इत्यादि इत्यादि। तो ये ओके। सारे जो डिस्कशंस हमारे उस समय पे थे। ओपन हार्ट सर्जरी की तुलना में टावी के क्या प्रमुख फायदे हैं? हाँ, तो प्रमुख फायदे देखिए, सबसे पहले तो ये मिनिमली इन्वेजिव है। इसके लिए चेस्ट पे, छाती पे कोई कट नहीं होता। पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन के ऊपर नहीं रहना पड़ता। कोई जनरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर में ये लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है। छोटी सी सुई लगती है ग्रॉइन में, जैसे हार्ट के स्टेंट्स डाले जाते थे अवेक पेशेंट में, अब आजकल अवेक पेशेंट में हार्ट वाल्व रिप्लेस होते हैं। फिर एडवांटेज क्या होती है कि कोई एक्सटर्नल स्कार नहीं होता, ना चेस्ट पे होता है ना ग्रॉइन के ऊपर, क्योंकि ये इंटरनल सूचर से, डिवाइसेस से क्लोज होता है। पेशेंट की मोबिलिटी बहुत जल्दी होती है। उसी दिन आजकल तो यूके में पिछले 2 सालों से ऐसी प्रक्रिया आ गई है कि सुबह टावी करो और शाम को घर वापस। तो सेम डे डिस्चार्ज की भी ये है। अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी करो तो रिकवरी में टाइम चला जाता है, तो पेशेंट कम से कम हफ्ते भर तक हॉस्पिटल में रहता है। जैसे इन्होंने कहा, इन्हें पता ही नहीं चला प्रोसीजर हुआ कैसे और कितने जल्दी हो गया था। तो टाइम ज़्यादा लेता नहीं है, सारी प्लानिंग पहले से ही हो चुकी रहती है। प्रोसीजर में एक नीडल डालने से पहले पेशेंट के ऊपर हमें पता होता है कि क्या सीरियस रिस्क्स है, कैसे उनके साथ डील करना है, और सीटी सारी प्लानिंग कर देती है मोस्टली। जो ऑपरेटर खुद कर रहा होता है उसको अपने सीटीज़ खुद पढ़ने चाहिए। ये डेडिकेटेड फेलोशिप से आता है। ओके। सो क्या हर मरीज टावी के लिए उपयुक्त होता है, या इसका निर्णय मरीज की उम्र, स्वास्थ्य और बीमारी की गंभीरता को देखकर लिया जाता है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये प्रोसीजर्स एकदम एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, या कोई 80-85 साल के ऊपर होता है जिसमें सर्जन ऑपरेट नहीं करना चाहता, या साथ-साथ कोमॉर्बिडिटीज होती है, जी। मतलब बाकी मेडिकल कंडीशंस होती है उनको, जैसे कैंसर है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है। इस स्थिति में जो सर्जिकल रिस्क होती है वो बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। तो ये एक चीज है।
टावी ऐसे पेशेंट्स के लिए शुरुआत में इजाद किया गया, लेकिन इतना कारगर साबित हुआ ये, और जिस तरह का डेटा दुनिया भर से आया, तो धीरे करके वो इक्विवेलेंट हो गया सर्जरी के मुताबिक, और वो एज भी धीरे-धीरे जो 85 से 80, 75, 70 और अब 65 की एज ग्रुप में आ चुकी है। तो जिसको एज़ एन एक्सपेरिमेंट जिस ट्रीटमेंट को कंपैशनेट यूज़ ग्राउंड पे वेरी हाई रिस्क या प्रोहिबिटिव रिस्क में डाला जाता था, अब वो पेशेंट लो रिस्क में। तो किस परिस्थिति में ट्रांस कैथेटर वाल्व्स नहीं हो सकते, ऐसे बहुत कम कारण है जिसमें नहीं हो सकते। वो सीटी आपको बताती है, अगर पेशेंट का सीटी हो गया हो और बहुत ज़्यादा कैल्शियम जिस एरिया से, मतलब सीटी तो पूरा ऊपर से नीचे तक एओर्टा से लेके ग्रॉइन तक और पैरों तक हमें बताती है कि रूट क्या होगा, या क्योंकि ये जो वाल्व्स होते हैं, ट्रांस कैथेटर वाल्व्स होते हैं, ये बलून के ऊपर प्रिम्प्ड रहते हैं और एक छोटे से होल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उल्टी दिशा में इसका प्रवाह होता है, एओर्टा से होके आप हार्ट के अंदर जाके इसको इम्प्लांट करते हैं। तो यदि रास्ते में कोई रुकावट हो, या या तो वाल्व के ऊपर बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो, जिसकी वजह से ऐसा लगे कि सर्जिकल ओपन सर्जरी करना थोड़ा-सा ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ये सारे टेक्निकल डिटेल्स हैं, आइडियली ये हार्ट टीम में डिस्कस होते हैं। वाल्व उसके मतलब क्योंकि रमेश जी जब आए थे तो सारी डिटेल्स पढ़ के आए थे और उनके साथ डिस्कशन हुई थी। उसके उपरांत हमने हार्ट वाल्व क्लिनिक का इजाद किया है यहाँ पे, और जो हमारी ट्रेनिंग रही है यूके में, वहाँ पे हर कॉम्प्लेक्स केस जो हार्ट वाल्व का होता है, क्योंकि एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में 2-3 चीज़ें शायद पेशेंट्स ना जानते हो जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि इसमें सडन कार्डियक डेथ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इस कंडीशन के साथ। दूसरी चीज़ ये रहती है कि एओर्टिक स्टेनोसिस की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे पहले बताया गया। तो ये 2-3 चीज़ों की वजह से, और तीसरी चीज़ ये है कि मोर देन 50% कैंसर्स जो होते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एओर्टिक स्टेनोसिस के सिम्प्टोमेटिक पेशेंट से ज़्यादा होती है। तो ये, अगर इस एओर्टिक स्टेनोसिस का उपचार सही समय पे ना हो, और अनफॉर्च्यूनेटली हमने ऐसा भी देखा है कि कोई पेशेंट जो एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ में घूम रहा हो, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, मन अपना निष्कर्ष नहीं कर पा रहा हो या फाइनेंसेस नहीं अरेंज कर पा रहा हो, उनको भी फिर अनफॉर्च्यूनेटली बचाया नहीं गया। तो ये भी हुआ है। ओके। तो आपने मेरा सवाल का अगले सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। जैसे मैंने पूछना मांग रहा था कि टाइवी सिर्फ बुजुर्ग मरीजों के लिए ही है, बट ये शायद कम उम्र के भी मरीजों को भी उपयुक्त हो सकता है। कम उम्र मतलब 65 से नीचे अभी उपलब्ध नहीं है। तो यदि कोई मरीज़ हमारे पास 50 साल की उम्र में आता है, तब हम कहते हैं उनको कि ओपन हार्ट सर्जरी प्रेफ़रेबल चॉइस है आपके लिए। हमारे पास अब तक इंडियन डेटा मौजूद नहीं है, जो हम फ़ॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस, वो वेस्टर्न गाइडलाइंस। तो इंडिया में इस समय पे, आज के दिन पे हमारे पास इंडियन हार्ट वाल्व गाइडलाइंस नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी से काफ़ी बड़ी है। जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 थी। आज 74 है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडियन। लेकिन कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन, वही यूनाइटेड किंगडम में वो 85। सो देयर इज़ अ गैप ऑफ अबाउट अ डेकेड बिटवीन आवर पॉपुलेशन वर्सेस देयर पॉपुलेशन। तो ये सवाल डेफिनेटली उठता है कि अगर उनमें 65 के ऊपर है, तो क्या हम हमारे पेशेंट्स को अर्ली टावी प्रेफ़र कर सकते हैं? पर हमारे पास अभी तक इंडियन डेटा नहीं है। डेटा नहीं। ओके, ओके। डॉक्टर नायक, हमारे कई दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए टावी और ओपन हार्ट सर्जरी की लागत, कॉस्ट में क्या अंतर होता है, और इलाज चुनते समय मरीज को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर दोनों पॉसिबल हो, तो कोई एक ट्रीटमेंट करवा लें। एओर्टिक स्टेनोसिस अगर क्योंकि ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी नई है, इसीलिए टेक्नोलॉजी भी नई है, और जो इंडस्ट्री इसके साथ इन्वॉल्व्ड है, तो अभी के लिए कॉस्ट थोड़े से हाई है।
लेकिन जो हमारी वेरियस स्कीम्स आती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएचएस स्कीम्स है, ईसीएचएस स्कीम्स है, उसके अंदर ये अभी जो इंडियन वाल्व जो है हमारी, इनफैक्ट 2-3 कंपनीज इंडिया में अब ये ट्रांस कैथेटर वाल्व्स बनाती है, तो उनकी कवरेज है अभी भी। तो ये और इंश्योर्ड पेशेंट को तो डेफिनेटली होती है ये कवरेज। जो सेल्फ पेइंग पेशेंट है, उसके लिए भी जैसे ये कंपटीशन इस मार्केट में बढ़ रहा है, जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, उसी तरह धीरे-धीरे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे कॉस्ट आए। बट इस स्टेज पे सर्जिकल कॉस्ट थोड़ी-सी कम होती है ट्रांस कैथेटर कॉस्ट की। रमेश जी, इलाज के बाद मरीज के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है, अब आगे क्या? रिकवरी कैसे होगी? जिंदगी पहले जैसी हो पाएगी या नहीं? तो इससे जुड़े कुछ मैं सवाल आपसे करना मांगूंगा। इलाज के बाद शुरुआती कुछ दिन कैसे रहे? रिकवरी का आपका अनुभव कैसा था? जैसा मैंने बताया सर कि ऑपरेशन के तुरंत बाद जब होश में आया, तो ऐसा मुझे कोई पेन नहीं हो रहा जी, था या शरीर में किसी तरह की कोई परेशानी जरा भी नहीं थी। और अ, उसके तुरंत बाद फिर से मेरा इको जी, किया गया। तो वो जो डॉक्टर जिनने पहले इको किया था, और डॉक्टर मिश्रा मिश्रा मैडम थी, वही उन्हीं ने आके फिर से इको जी, किया। तो मैं उनसे आराम से बात करता रहा कि जैसे उनने किया, मैं बोला कैसा लग रहा है? तो उनने बोला एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया हुआ है, बोले वॉल्व बहुत बढ़िया फंक्शन कर रहा है, बढ़िया है। मैं बोला, बढ़िया। तो मुझे तुरंत पता पड़ गया कि मुझे शरीर में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। ऊपर से तुरंत इको हुआ फिर से, और उसमें पता पड़ गया कि वॉल्व बढ़िया फिट हो गया है। तो इससे कॉन्फिडेंस गेन हुआ मेरा कि भाई सब कुछ सही है। और जैसा मैंने बताया, मैं काफी पॉजिटिव थिंकिंग वाला हूँ, और मुझे तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। और वहां पे बढ़िया, ऐसा मुझे जरा भी परेशानी नहीं। और फिर मुझे बढ़िया गरम सूप दिया गया। तो अच्छा, उसके बाद आईसीयू में भी मुझे जरा भी परेशानी नहीं। हाँ, इतना है कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि पैर आपको हिलाने नहीं है, दोनों पैर कम से कम 24 घंटे हिलाने नहीं। और वो संडे था शायद, सैटरडे के दिन हुआ था ऑपरेशन। तो वो ठीक है, वो किसी तरह रात मैनेज किया मैंने। वही एक परेशानी थी और कुछ नहीं। और अगले दिन वो जो जो एकदम पट्टी लगी थी, वो एकदम काफी सॉलिड थी, उसके वजह से हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। तो वो निकाल दी गई। उसके बाद मैं तो टॉयलेट आना जाना खुद कर रहा था, जबकि सिस्टर्स वगैरह बोलती थी कि हम ले जाएंगे आपको, वो या वो वार्ड बॉय आएगा ले जाएगा। मैं मना कर देता था, भाई मेरे बगल में रहो, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली जाऊंगा। मैं आराम से आईसीयू में ही जब था तभी सब। और उसके बाद एक दिन बाद रूम में आ गया। रूम में तो मैं बड़ी कॉरिडोर में अच्छी वॉकिंग करता था। तो हॉस्पिटल में आईसीयू से ही मुझे इंडिकेशन मिल रहा था कि मैं जी, पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे किसी तरह कोई परेशानी नहीं। और जो खाना आता था, वो डाइटिशियन आके पूछती थी क्या जी, चाहिए आपको? मैं बोला अब जो कुछ दे रही है बढ़िया है, गरम गरम आ रहा है। मैं पूरा खाता था, पूरा प्लेट साफ। तो बहुत खुश होती थी वो। तो हॉस्पिटल में ही मुझे इंडिकेशन मिल गया था कि मुझे, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। मेरी जो परेशानी थी, वॉल बदल गया है। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, और मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, ये पूरा कॉन्फिडेंस था। और मुझे 2 दिन बाद, 2 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 5 तारीख को डिस्चार्ज वेरी हो गुड। गया, मैं घर आ गया। और मैं, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बताया कि बहुत जनरस। मिसेस पूछते रही इनको खाने में क्या दें, ये क्या वो क्या। इनने बोला लाइट रहे, ज्यादा मिर्च मसाले नहीं, बाकी कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं सब चीजें खा रहा था और बढ़िया हेल्दी फील कर रहा था, और कोई परेशानी नहीं थी मुझे। तो और उसके बाद मैं फॉलोअप में भी आया। फॉलोअप जी, में आया, देखा तो डॉक्टर साहब ने फ्री को किया, सब देखे, सब बढ़िया है, जी, तो सब बढ़िया चल रहा था, कोई परेशानी नहीं। तो आगे की मुझे चिंता ही नहीं थी और बिल्कुल। सबसे मजेदार बात ये वेरी गुड। थी, जो बताना चाहती हूँ अभी मैं, जब हम हॉस्पिटल से जा रहे थे, मतलब डॉक्टर नायक जी, ने सब चीज़ समझाया, ऐसा करना, वैसा करना सब। जब जा रहे थे तो एक आध ने ऐसे रोक के पूछा जी, कि पेशेंट कौन है? मतलब मैं पेशेंट दिख रही थी,
ये एकदम ठीक हाँ। दिख रहे थे। मतलब मैं इतनी ज़्यादा, मतलब लग रहा था जैसे मेरा ही कुछ हुआ टाइप का। ये तो आराम से अपना चल रहा था, मैं धीरे-धीरे मतलब वो आज भी दिमाग में घूमता रहता है कि पेशेंट कौन है? मतलब ये है कि मैं वेरी मतलब नाइस। इतने अच्छे से उस हॉस्पिटल से निकले हैं, सच में मतलब वो एक बोलते हैं डॉक्टर इंसान का रूप होता है। तो रमेश जी, आज अगर कोई व्यक्ति टावी या हार्ट वाल्व के इलाज से डर रहा हो, तो आप अपने अनुभव के आधार पर उसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, क्या है कि पेशेंट मतलब जितना कोऑपरेट करेगा डॉक्टर को, वो डॉक्टर उसको उतने अच्छे से ट्रीट कर पाएगा। और पेशेंट में जितना कॉन्फिडेंस रहेगा और जितनी डॉक्टर की बात सुनेगा वो उतना फायदा होगा उसको। तो वही चीज मेरे साथ रही सर। मैं पहले दिन जब डॉक्टर गौतम से मिला, तो तब से ही मैं उनका फैन हो गया कि भाई डॉक्टर साहब करेंगे तो बढ़िया एकदम, और मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। तो वैसे ही हुआ सर मेरे साथ। तो मैं, अब मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं तो सीधा डॉक्टर गौतम के पास भेज दूंगा उनको, उनके पास चले जाइए और उसके बाद बढ़िया है, 1 सप्ताह में ठीक होके आ जाइए। तो यही कहूंगा मैं। क्योंकि एकदम बिल्कुल, एफर्टलेसली ये बड़े आराम से हुआ मेरा सब कुछ। तो जी, जी। बहुत बढ़िया, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। तो मतलब यूजुअली क्या होता है कि किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम आए और सर्जरी वाली बात आए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात। पूरी जी। फैमिली हिल जाती है। इवन पेशेंट भी बहुत जी। ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन मेरे साथ सब कुछ इतना स्मूथली हुआ, इतने अच्छे से एक्चुअली हुआ, बहुत जल्दी हुआ है ना। मतलब तो इनफैक्ट मेरा अब नेक्स्ट सेक्शन यही है, किसी भी बीमारी का सफर सिर्फ मरीज का नहीं होता, उसके साथ पूरा परिवार भी इस यात्रा में बिल्कुल गुजरता सर, है। बिल्कुल। तो जी, तो अक्सर मरीज की कहानी सामने आती है, लेकिन देखभाल करने वालों की भावनाएं अनकही रह जाती हैं। तो मैं श्रीमती पद्मा जी से कुछ सवाल पूछना हुँ, मांगूंगा। मरीज का इलाज तो डॉक्टर करते ही हैं, लेकिन पूरे सफर में परिवार में एक पूरा एक इमोशनल बैटल लड़ता है। आपके लिए सबसे मुश्किल पल कौन-सा था? सबसे मुश्किल पल तो यही था जब पता पड़ा, उसके बाद एक सही जगह, सही डॉक्टर को चुनना। एक्चुअली होना तो था, बट ऐसा लग रहा था कि किनसे कराएँ, क्या करें और जो करेंगे वो अच्छा करेंगे कि नहीं, क्या होगा? तो वो समय तो निकल गया क्योंकि जब इनसे मिले, इन्होंने जिस तरीके से समझाया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अच्छे से होगा करके। बट जब इनका सर्जरी चल रहा था, वो 1 घंटा जी। बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए मुझे? वो और काफ़ी स्ट्रेसफुल था आपके हाँ, लिए। वो बहुत ज़्यादा और सबसे बड़ी बात जिस दिन से इनका खेल के आए, जब पता पड़ा जैसे ब्लैकआउट हुआ करके, तो तब से मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी कि हुँ। क्या होगा, क्या होगा? तो अब यहाँ कराएँ, वहाँ कराएँ, यही सब और इतने डॉक्टर साहब का पता पड़ा, हुआ। बट वो समय याद करने से आज भी थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन नेचुरली, नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन तो सबका इमोशन मतलब क्या सपोर्ट बहुत रहता है, फैमिली जैसे अपनी रहती है, सब अच्छा पॉजिटिव बोलते हैं, नहीं अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, तो लगता है वो एनर्जी शायद फॉर्म होके हुँ। फैमिली सपोर्ट उस वक़्त उस क्रिटिकल टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मैम, ये बताएँ कि जब डॉक्टर ने बताया कि रमेश जी के दिल का वाल्व बदलना पड़ेगा, उस समय आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। मतलब हुँ। ये क्या शुगर बीपी है, शुगर भी है, तो हम लोग को तो इतना नॉलेज नहीं मेडिकल साइंस का, बट लोग जनरली बोलते हो दोनों होने से हार्ट के ऊपर हार्ट प्रॉब्लम आने से बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाता है करके। हुँ, तो करेक्ट। वही वही सब सोच के सुन के बहुत घबरा गई मैं। जी। तो क्या कभी ऐसा लगा कि आपको अपने आँसू और अपनी चिंता छिपाकर सिर्फ़ रमेश जी का हौसला बनना है? उस दौर को आपने कैसे सँभाला? नहीं मैं तो आंसू छुपाई भी नहीं और
मेरे बच्चों ने और मेरे जो दामाद, मेरे भाई-बहन, मेरी जो फैमिली है, सबने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा। मेरे छोटे दामाद भी आ गए थे, वो पूरे टाइम सँभालते थे, "कुछ घबराओ मत, सब अच्छा होगा, अच्छा होगा।" और इनको तो हमें इमोशनली कुछ कर नहीं पाते हैं, एक्चुअली ये बहुत अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बोल रहे थे, "तुम भी मत आओ, मैं अकेले जाके करा के आ जाऊँगा कल।" रमेश कुमार जी, पद्मजा जी और डॉक्टर गौतम नायक, हार्ट हेल्थ कॉन्वर्सेशंस में शामिल होने के लिए आप तीनों का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव, अपनी भावनाएँ और अपना ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। हमें विश्वास है कि आपकी ये बातचीत अनेक लोगों को जागरूक करेगी और समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी। यदि आपको या आपके किसी अपने को साँस फूलना, सीने में दर्द, चक्कर आना या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हों, तो समय रहते डॉक्टर से सलाह लें। सही समय पर की गई जांच और इलाज जीवन बचा सकता है। अगर आपको आज की ये बातचीत उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों, परिजनों के साथ ज़रूर साझा करें। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिर मिलेंगे हार्ट हेल्थ कॉन्वर्सेशंस के अगले एपिसोड में। मैं हूं शहजाद, पेशेंट एडवोकेट, एप्पल ट्री हेल्थ फाउंडेशन से। थैंक यू। नमस्कार।